नमस्कार। जीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जीएस से प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे और सभी विकल्पों को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान की अनुसूचियों की संख्या है। आपसे संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या पूछी गई है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर पी हो जाएगा, यानी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की अगर हम बात करें, मूल संविधान मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। जो हमारा मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया था, उस संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियों की संख्या है। तो समय समय पर इन अनुसूचियों में वृद्धि हुई है। तो देखते हैं, जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन, जो संशोधन हुआ था 1951 में। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसी संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और इसका जो संबंध है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर पूछता है, इस सूची का संबंध है भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची को 52वां यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और इसका जो संबंध है वो दल बदल से है। राजनीतिक दल के जो जनता द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, जब ये एक दल से चुनकर जाते हैं और दूसरे दल में चले जाते हैं, इस अव्यवस्था को रोकने के लिए इस अनुसूची को लाया गया था और इसका संबंध किससे है? दल बदल से है। और यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है या 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है और इसका जो संबंध है वो पंचायत व्यवस्था से है। इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायतों से संबंधित जो व्यवस्थाएं संविधान में दी गई हैं वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। अगला देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची, जो 12वीं अनुसूची है, इसको 74वें संविधान संशोधन 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको भी जोड़ा गया है और इसका जो संबंध है वो शहरी निकाय या नगरीय निकाय से है। शहरी निकाय या नगरीय निकाय से है, नगर निकाय से है। और शहरी निकाय या नगर निकाय के अंतर्गत 3 संस्थाएं आती हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया है? जीएसटी की अगर हम बात करें, जीएसटी कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी जब सब जीएसटी को जब लागू किया गया था, जीएसटी को जब लाया गया था, तो जीएसटी के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था और उस संशोधन के तहत संविधान में इसे स्थान दिया गया और वही आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। तो जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी के लिए 101वां संशोधन हुआ। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए किया गया, जो हुआ 2016 में। 2016 में 101वें संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया और इसके लिए अनुच्छेद 246 को अनुच्छेद 246 में एक नया सब आर्टिकल के रूप में अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 246 ए, या इसे ही अगर हम हिंदी में बात करें तो 246 का के रूप में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। यहां से एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 से लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और प्रत्येक अवस्था के कुछ गुण होते हैं। पानी चूंकि द्रव है तो द्रवों की अगर हम बात करें तो सामान्यतः जब द्रवों को गर्म किया जाता है, जब द्रवों को गर्म किया जाता है तो इनका आयतन बढ़ता है। आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और घनत्व घटता है। आयतन तो बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? घटता है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो पानी के साथ ये स्थिति विपरीत होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी सामान्य द्रवों के विपरीत कार्य करता है। क्या होता है? जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन घटता है। आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। आयतन तो घटता है और घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। बस यही कंडीशन सामान्य द्रवों के विपरीत होती है। तो अब हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहां तक घनत्व बढ़ता है और उसके बाद ये सामान्य द्रवों के समान कार्य करने लगता है, मतलब आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व घटने लगता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले हम बात करें मानक समय रेखा क्या होती है। मानक समय रेखा, प्रत्येक देश अपने समय के निर्धारण के लिए एक मानक समय रेखा यानी माध्य समय रेखा का निर्धारण करता है, जिसके आधार पर उस पूरे देश का समय का निर्धारण किया जाता है। कुछ देशों की एक से अधिक मानक समय रेखाएं हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की एक मानक समय रेखा है और जिसका मान, भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, यहाँ कभी कभी ई भी लिखा होता है, ईस्ट। 82.5 पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। यहाँ पर 82 1/2 भी लिखा होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 82.5 या 82.5 पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के, और यही आपसे पूछा है कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है।
प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो ऋषभ देव, ऋषभ देव या ऋषभ नाथ को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो यही थे। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी ऋषभ नाथ। पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। इनको प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना गया है। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर इनको कहा जाता है। जैन धर्म के जो चार पांच पंच महाव्रत हैं, पंच महाव्रत जो हैं जैन धर्म के, उनमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने ही जोड़े हैं। 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इनके बाद जो तीर्थंकरों की जो परंपरा थी वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया था। मतलब साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में क्या था? साइमन कमीशन भारत में क्यों भेजा गया था? क्या कारण था इसका? साइमन कमीशन को भेजने का कारण क्या था? यही आपसे पूछा है। तो साइमन कमीशन की अगर हम बात करें साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय आयोग था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे। और इसीलिए इसे साइमन कमीशन की संज्ञा दी जाती है। इसका जो गठन हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था और 3 फरवरी 1928 को इसका भारत में आगमन हुआ। और भारत में आगमन के साथ ही इसका तीव्रता से विरोध किया गया और इसके जो विरोध का मूल कारण था वो ये था कि इसके जो 7 के सातों सदस्य थे सभी सदस्य ब्रिटिशर्स थे, यानी इनमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। यही इसके विरोध का मूल कारण था। जगह जगह पर इसके आगमन के साथ साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए और इसका जो मूल कार्य था, भारत में आने का जो मूल कार्य था, भारत शासन अधिनियम 1919 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसकी समीक्षा करना था।
भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना इसका मुख्य कार्य था और इसीलिए इसका तीव्रता से विरोध हुआ, क्योंकि भारत के कानून की समीक्षा करनी थी और सात के सातों सदस्य ब्रिटिशर्स थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका तीव्रता से भारत में विरोध किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर वायरस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर वायरस सामान्यतः एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर की जो कार्यविधि होती है, कार्यविधि या कंप्यूटर का जो डाटा होता है, उस डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए बनाया जाता है और कंप्यूटर के अंदर इसे चोरी से प्रवेश कराया जाता है। प्रथम कंप्यूटर वायरस 1971 में बॉब थॉमस बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था क्रीपर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, क्रीपर जो वायरस पहला कंप्यूटर वायरस था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। 1944 में 1944 में अहमदनगर अहमदनगर फोर्ट यानी अहमदनगर किले में जवाहरलाल नेहरू को नजरबंद किया गया था और उसी नजरबंद प्रवास के दौरान 1944 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पत्रकारिता के संदर्भ में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और पत्रकारिता के संबंध में ये एक सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। योग का वर्णन किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा योग का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। अब इस प्रश्न में वेद की बात की गई है, तो वेद की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि योग दर्शन, भारत में षड दर्शन की व्यवस्था है, 6 दर्शन हैं और उनके अलग अलग प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन की अगर हम बात करें तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। अगर योग दर्शन रहेगा तो योग दर्शन के प्रतिपादक की बात होगी तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। और वेद आपसे पूछा गया है चूंकि, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी ऋग्वेद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। लोकमान्य की उपमा किस महापुरुष को दी जाती है? लोकमान्य की उपमा किस महापुरुष को दी जाती है या उपाधि कह सकते हैं या उपमा कह सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक, यानी इनको कहा जाता था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछता है, इनकी जो उपाधि थी वो महात्मा थी, या इनको जो नाम दिया गया वो महात्मा दिया गया। और यहां से अक्सर प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा जो कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, और ये जो उपाधि दी थी वो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। लाला लाजपत राय, इनकी अगर हम बात करें तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, पंजाब केसरी। और वल्लभ भाई पटेल की जो उपाधि थी वो सरदार थी। और इनको जो उपाधि जो इनकी थी सरदार की, ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर की मुद्रा है। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम कुछ अन्य प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।